सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान शहीद हुए हल्द्वानी के डहरिया निवासी लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उनके बड़े भाई पूरन हरबोला ने उनको मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि 38 साल बाद शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल शहीद का शव सियाचिन की बर्फ में सालों से दबा हुआ था। अब जाकर उनका पार्थिव शरीर जब मिला तो उनको पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद की अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। अमर शहीद चंद्रशेखर हरबोला जी को हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। उन्होंने देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है और हमें गर्व है उनकी शहादत पर कि हम उत्तराखंड के अंदर जहां हमारे वीर सैनिकों का लगातार देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान होता है, उसी कड़ी में वीर चंद्रशेखर हरबोला जी का भी जो है बलिदान हुआ है। वो हमारे सबके हमेशा स्मरण में रहें और हमेशा हम उनकी स्मृतियों में उनकी सजा कर रखें। हमारा सैन्य धाम जो देहरादून में बन रहा है, उस सैन्य धाम में भी उनकी स्मृतियों को सजो कर रखेंगे और निकट भविष्य में आसपास के लोग, आने वाले हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे, सभी हमारे ऐसे भी निश्चित रूप से हम स्वर्गीय चंद्रशेखर हरबोला जी का पार्थिव शरीर उनके आवास में पहुँचा है और उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान किया और अपने को समर्पित कर दिया देश के लिए। आज यह वक्त बहुत ही कठिन समय है, बहुत दुखद क्षण है। हम सब उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, उनको नमन करना चाहते हैं, उनका वंदन करना चाहते हैं और वह देश में उनका नाम, पूरे इतिहास के पन्नों में उनका नाम हमेशा के लिए अंकित हो गया है। और मेरा मानना है कि जो नई पीढ़ी है, जो हमारे भविष्य हैं, जो हमारे नौनिहाल हैं, निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेंगे। उत्तराखंड के नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आज रुड़की के मंगलौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने भारत माता के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित किया। वहीं पहली बार मंगलौर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने खूब स्वागत सत्कार किया। आपको बता दें कि जब से महेंद्र भट्ट को बीजेपी की कमान सौंपी गई है, तब से ही हर विधानसभा का वो दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा और कार्यकर्ताओं को संगठन और अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के हर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर भी कार्यकर्ताओं को संगठित कर रणनीति बनाई जा रही है और 2022 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार जिले में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर भी समीक्षा की जा रही है। मंगलौर विधानसभा में कार्यकर्ता उत्साहित हों, इस दृष्टि से शक्ति केंद्र सही हो जाए, उससे ऊपर के सब कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहा हूं और यहाँ की जिला पंचायत क्षेत्र है उसमें भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए हम अपनी रणनीति को तैयार करेंगे होगा और हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होगा। अगर कमियाँ रही हैं, चुनाव हम अपेक्षा के अनुसार जो परिणाम हमारे वो नहीं आए, उस सब बात को मैं समीक्षा कर रहा हूँ। नीचे स्तर तक जो शक्ति केंद्र संयोजक हैं, हमारे बूथ के अध्यक्ष, सबसे मेरी वार्ता हो रही है। बहुत जल्दी जो कमियां रही वो भविष्य में दिखाई दे, 2024 के लोकसभा चुनाव में उन विधानसभाओं में हम जीत अर्जित करें, ऐसा हमारा सबका प्रयास रहेगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले की जांच एसटीएफ कर रही है, तो वहीं परीक्षा में पास अभ्यर्थियों का एक दल पुलिस मुख्यालय पहुंचा। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि उन्होंने दिन रात एक कर अपनी पूरी मेहनत से परीक्षा पास की, इसलिए उन्हें नियुक्ति दी जानी चाहिए। अभ्यर्थियों ने आगे कहा कि क्योंकि अब परीक्षा दिए 8 महीने बीत गए हैं, इसलिए हमारे बीच बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो परीक्षा देने को स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार और कानून से मांग है कि जिन्होंने नकल की उनकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, मगर जिन्होंने परीक्षा के समय मेहनत कर परीक्षा पास की, उनकी मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए।
उधर सहकारिता विभाग ने देहरादून के दून विश्वविद्यालय में सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी शामिल हुए। इस दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि देश में उत्तराखंड ने सहकारिता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया। प्रदेश में 1 लाख महिलाएं घसियारी योजना का लाभ ले चुकी हैं। उन्होंने आगे बताया कि आने वाले समय में 3 लाख महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों को प्रशिक्षण के लिए दूसरे राज्यों और विदेश यात्रा पर भी भेजा जाएगा। उत्तराखंड के इतिहास में इन 22 वर्षों में अगर सर्वाधिक कोई योजना आज तक की चर्चित है और जिससे कि प्रत्यक्ष लोगों को लाभ मिला है किसानों को, तो है दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना, जिसमें 6 लाख से ज़्यादा किसानों को हमने 0% पे अभी तक ऋण दे चुके हैं और लगभग 4000 करोड़ रुपए का ऋण दे चुके हैं। ये भारत में पहला राज्य है जो अपने किसानों को 0% पे ऋण देता है। और अब बात उत्तर प्रदेश की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिमी यूपी का दौरा किया। सीएम ने सहारनपुर शामली का दौरा किया। यहां उन्होंने सबसे पहले विकास कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद बीजेपी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में और शामली में स्थलीय निरीक्षण किया, जबकि मुजफ्फरनगर में वर्चुअली रूप में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि 2024 की चुनावी तैयारी और सरकारी कार्यों को समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने 25-25 जिले बांटे हुए हैं। सीएम ने पश्चिम यूपी के ज्यादातर जिलों के साथ प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को अपने पास रखा है। इस क्रम में सीएम ने मंडलीय दौरे शुरू कर दिए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर बाबा की छवि लगातार हिट हो रही है। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी उन्हें बुलडोजर बाबा कहकर पुकारा था। उस समय योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी चुनावी सभाओं में कहा था कि चुनाव तक के लिए बुलडोजर छुट्टी पर है और सरकार बनने के बाद फिर से काम में लग जाएगा। उनकी ये छवि वर्ल्ड फेमस हो गई है। दुनिया के जिन देशों में भी भारतीय रहते हैं, वहां सीएम योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर बाबा की छवि के बारे में लोग जानते हैं। ऐसी कुछ अमेरिका के न्यू जर्सी में भी देखने को मिला। आपको बता दें कि यहां तो बाकायदा एक बुलडोजर पर उनकी फोटो भी टंगा दी गई, जिस पर बाबा का बुलडोजर लिखा हुआ था। देश की स्वतंत्रता के 75वें साल पर अमेरिका के भारतवंशियों ने सीएम योगी के बुलडोजर की यात्रा निकाली। न्यू जर्सी के एडिशन टाउनशिप के भारतीय मूल के लोगों ने बुलडोजर यात्रा निकालकर आजादी का जश्न मनाया। उधर भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को इस बार कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में 19 तारीख को मनाया जाएगा, जिसके लिए जहां जिला प्रशासन अपनी पूरी तैयारी में जुटा है, तो कृष्ण जन्म स्थान के सचिव भी जन्माष्टमी को लेकर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कल से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए सचिव कपिल शर्मा ने कहा कि इस बार श्री हरिकांता पोशाक धारण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण भक्तों को दर्शन देंगे, तो मूर्छलासन में विराजमान ठाकुर जी का अभिषेक किया जाएगा। साथ ही संभव यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण के दर्शन करने पहुंचे। वहीं भक्त सुबह से लेकर रात को 1:30 बजे तक दर्शन कर पाएंगे। जिस मुरली वाले ने पूरी दुनिया को अपनी बांसुरी की धुन पे नचाया था, अब उस मुरली वाले कृष्ण कन्हैया के जन्म का समय आने वाला है और उसी के लिए अब मथुरा में श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में लगकर भगवान श्री कृष्ण के उत्सव के लिए यहाँ पहुँच चुकी है। और भगवान श्री कृष्ण के उस जन्मोत्सव के लिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, जिसके लिए आज श्री कृष्ण जन्मभूमि के सचिव द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए इस बार एक प्राकृतिक कारागार का रूप दिया जाएगा और उसमें मयूर की जो है लीला है भगवान श्री कृष्ण के उत्सव से जुड़ी, उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के जो गर्भगृह है उसके सामने जो दीवार है उसको लेकर के भी एक कलाकृति बनाई जाएगी, जिसमें उस समय जैसे जन्म स्थान जन्म के समय पर हुआ करता था, 2 गार्ड हुआ करते थे, पहरेदार हुआ करते थे और ताले हुआ करते थे, वैसे ही रूप इस बार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर मंदिर में दिया जाएगा, जिसके लिए इस बार पूरी तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। जगह जगह सेंटर पॉइंट बना जा रहे हैं जिस पर लोग सेल्फी लेंगे। इसी के साथ साथ
जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मथुरा को कई जोन और सेक्टर में बांटा जाएगा। इसी के साथ साथ पुलिस, पीएसी, डॉग स्क्वाड के साथ साथ बम निरोधक दस्ता और पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ तैनात की जाएगी, जिसके लिए जिला प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। सुरेश सैनी, जनता टीवी, मथुरा। मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी को लेकर पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद इस बार की रौनक यहां देखने को मिल रही है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब अभी से भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पहुंचने लगा है। आइए आपको सुनाते हैं, हमारे संवाददाता ने श्रद्धालुओं से बातचीत की, क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया। यहाँ 2 दिन पहले से आए हुए हैं, तो कल हम लोगों ने वृंदावन भी घूमा। काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं, बहुत अच्छे दर्शन हुए सारे मंदिरों के। आज हम जब मंदिर में अंदर गए तो बिल्कुल इतना अद्भुत अनुभव था, अंदर से बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन आज जाना है तो फिर आना पड़ा, तो बहुत अच्छा लगा। अगर बाजार की बात करें और खासकर वृंदावन और मथुरा की बात करें, क्या नज़र आया आपको, कैसी भीड़-भाड़ नज़र आई, या और व्यवस्थाओं के बारे में क्या बताएंगे? जन्माष्टमी है तो भीड़ तो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा है। सारा एकदम माहौल ही कृष्णमय, जहाँ जाओ राधे राधे का सब जाप करते रहते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ, बिल्कुल कृष्ण भगवान की जो बाल लीलाएं सुनी थी, बिल्कुल वैसी अनुभूति होती है। उनका गर्भगृह देखा, बहुत अच्छा लगा। जन्माष्टमी से पहले यहाँ भीड़ कैसी नजर आ रही है? बहुत भीड़, मतलब आप पैर रखने जगह नहीं, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत अच्छी, आराम से दर्शन। बाहर से ऐसा लगता है कि बहुत भीड़ है, लेकिन अंदर जाके बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं। क्या मन करता है कि यहीं बस जाएं? कान्हा की छवि कैसी नजर आ रही है? बिल्कुल, इतनी अद्भुत छवि है, इतना एकदम ऐसा लगता है बिल्कुल असली में कान्हा जी हमें देख रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी यूपी बीजेपी में बैठक और मुलाकातों का दौर तेज हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर अब नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा भी तेज हो रही है। इन सब के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के अचानक दिल्ली दौरा पर वो पहुंचे हैं। वहां उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद कुछ तस्वीरें भी शेयर की। तस्वीरें शेयर करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आत्मीय भेंट कर उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयों पर चर्चा कर मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त किया। ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि इन दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक हुई। इस दौरान प्रदेश के कई मुद्दों पर बातचीत की गई। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा काफी लंबे वक्त से चल रही है। हालांकि 2 राज्यों उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम के ऐलान के बाद यूपी के पार्टी चीफ के नाम का भी ऐलान जल्द हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने यूपी में संगठन में बदलाव किया था। इस दौरान यूपी बीजेपी के संगठन में बदलाव करते हुए संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी धर्मपाल सिंह को दी गई थी। इससे पहले 8 साल तक सुनील बंसल इस पद पर काबिज थे। समाजवादी पार्टी से विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। दरअसल आजम पर गवाह को धमकाने का आरोप लगा है। इस आरोप में आजम खान समेत 6 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। दरअसल 2019 में दायर एक मामले के गवाह ने केस दर्ज कराया है। आरोप है कि आजम खान की ओर से उसे धमकाया गया है। पीड़ित की शिकायत के बाद शहर कोतवाली ने मामला दर्ज कर लिया। जानकारों की माने तो जमानत पर चल रहे व्यक्ति का किसी गवाह को धमकी देना गंभीर मामला माना जाता है। ऐसे में आजम खान की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। तो वहीं लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह जू में पानी व्यवस्था नहीं होने से जानवरों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। वहां पानी गंदा होने की वजह से जानवर प्यास भी नहीं बुझा पा रहे। गंदगी में बेतहाशा फैली हुई है चारों ओर, जो दावों की भी पोल खोलती है। हमारी संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, आप भी देखिए। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में स्थित जू यानी चिड़ियाघर नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में खड़ी हूं। यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि जो इस समय जानवर हैं वो पानी के लगे की वजह से अपने इस वक्त बाड़े से तो बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जो पानी पीने का व्यवस्था उनको जिस जगह पे बनाया गया है उस पानी का आप दुर्दशा देख सकते हैं, उसकी स्थिति देख सकते हैं। साफ तौर से इस कैमरे में कैद हो रहा है। करीब से आप देख सकते हैं कि ये जो पानी पीने वाला है वो कितना गंदा पानी है, और भला वो जो जानवर पानी पिएगा उसका स्वास्थ्य का हालत क्या होगा। तो
ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के जो दावे हैं, जो कहे जाते हैं कि चिड़ियाघर में जो तमाम तरह के जो जानवर हैं उनको पानी पीने की व्यवस्था हो या उनके रहने की व्यवस्था हो या खाने पीने की व्यवस्था हो, उसकी जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से दुरुस्त की गई है। लेकिन जो है ये तस्वीर साफ तौर से पोल खोलती है कि किस तरीके से ये जो जानवर हैं वो कैसे पानी में बैठा हुआ है, जबकि ये जो पानी है वो पीने की व्यवस्था की गई है, लेकिन पानी इतना गंदा है कि वो जानवर भी इस पानी को नहीं पी सकते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीर में, तो कहीं ना कहीं जानवरों को इस पानी की वजह से उनके स्वास्थ्य को तो खतरा है ही, लेकिन जानवरों में साफ तौर से संक्रमण को लेकर भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमने डायरेक्टर से बात करने की कोशिश की, ऋषि पंत से, लेकिन वो हालांकि यहाँ पे मौजूद नहीं है। बताया जा रहा है कि 2 दिन की छुट्टी पे गए हैं। लेकिन फिलहाल हमने पूछने के जो तमाम उनके सहायक अधिकारी थे, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। तो सहायक अधिकारियों का कहना था कि जो जानवरों का पानी लगा हुआ है बरसात के मौसम में, हम उसके निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं कि ताकि जानवरों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन सवाल यही है कि बारिश के मौसम में इतना वक्त क्यों लगाया जा रहा है? जो जानवर पानी में बैठे हैं, जिस पानी को पीने की व्यवस्था की गई है, उस जानवर को आप देख सकते हैं कि उस जिस पानी को पीना है वहां पे जानवर वहां पे बैठा हुआ है। तो ऐसे में तस्वीर साफ तौर से ये तस्दीक कर रही है कि जानवरों की जो स्थिति है जू लखनऊ के चिड़ियाघर में, वो बहुत ही हालात उसके बेकार हैं और स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता वाला विषय है। हालांकि डायरेक्टर से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डायरेक्टर का अभी साफ तौर से अभी फोन कॉल भी नहीं उठ रहा है। तो ऐसे में अब देखने वाले तस्वीर होगी कि सरकार का इस ओर नजर कब पड़ता है। कैमरा रियाज के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। 18 और 19 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। समस्त प्रदेश में इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। कोरोना काल के बाद लोग पहली बार जन्माष्टमी पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी इसकी खास तैयारियां चल रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सभी प्रदेश व पूरे देश में जन्माष्टमी को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कृष्ण भक्त व कृष्ण के अनुयायी तैयारियों में अभी से लगे हैं। आखिर नंद गोपाल के जन्मोत्सव को मनाने का मौका जो है, राजधानी लखनऊ में भी इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लोग घरों में झांकियां बनाते हैं। झांकियों को सुंदर तरीके से सजाया जाता है। महिलाएं सुबह से व्रत रहकर रात को 12 बजे कृष्ण जन्म लेने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करती हैं। लखनऊ के कुछ मंदिरों में भी इसका भव्य आयोजन किया जाता है। लोग इन मंदिरों में पूजन दर्शन के लिए आते हैं। रात के 12 बजे तक जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिरों में रौनक रहती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मंदिरों के प्रबंधकों व पुजारियों को काफ़ी तैयारियां करनी पड़ती है। लेकिन अब की शाम परिवार हमारा बहुत भव्य रूप से मनाने जा रहा है। झांकी लगेंगी, भव्य श्रृंगार होगा, बाहर से फूल आएंगे, लड्डू गोपाल का अभिषेक होगा विधिवत रूप से, 5 पंडितों द्वारा मंत्र उच्चारण होगा, पूरा श्रृंगार होगा, 56 प्रकार के भोग लगेंगे, केक रहेगा, भजन कीर्तन संध्या साथ में सब चलता रहेगा। तो ये थी मंदिरों की तैयारियां। आइए चलते हैं शहर के कुछ बाजारों की तरफ, जहां जन्माष्टमी को लेकर क्या तैयारियां हैं इसको जानने की कोशिश करते हैं। जन्माष्टमी के त्यौहार में वैसे सब कुछ सेम ही है, लेकिन इस बार उत्साह ज़्यादा है क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल हम लोग मना ही नहीं पाए ठीक से। अब इस साल ये है कि थोड़ा उत्साह है कि हाँ हम लोग जो है अच्छे से मना सकेंगे। सारा सामान हम लोग को अवेलेबल रहेगा, मार्केट में आ जा सकते हैं, कई मंदिरों में भी आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं बाजार पूरी तरह से सज गए हैं। लोग भी काफ़ी उत्साह से खरीदारी करने में लगे हुए हैं। लगभग 2 साल बाद लोग पूरी खुशी से इस उत्सव में शामिल होने के लिए तैयार हैं। 19 तारीख को जन्माष्टमी के सुअवसर पर आज हमने कुछ लखनऊ के कुछ प्रमुख मंदिरों का भ्रमण किया, जिसके तहत अभी हम खाटू श्याम मंदिर पे खड़े हैं, जो लखनऊ का बहुत ही प्रसिद्ध और पुराना मंदिर माना जाता है। यहाँ पे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने की आशा रखते हुए भक्त यहाँ पे पूजन और दर्शन करने आते हैं। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ सोनाली दास, जनता टीवी, लखनऊ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।